कार के टायर बुरी तरह चिरचिराए और वो जो कोई भी था उछल कर दूर जा गिरा। ओह गॉड, ये मर जाता तो पापा तो मेरी जान खींच लेते। वो बड़बड़ाई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। वो जमीन पर तिरछा पड़ा उसको घूर रहा था। हेलो, उसकी समझ में और कुछ ना आया। हाय, वो जमीन पर पड़े पड़े बोला। वो समझ न सकी कि वो उसकी हेलो का जवाब दे रहा था या तकलीफ से कर रहा था। उठेंगे नहीं आप? वो हैरानी से बोली। आपका हुक्म हो तो अभी उठ जाता है बंदा। वो उठकर कपड़े झाड़ने लगा। किस्मत अच्छी थी इसलिए 6 महीने की बचत हो गई, वरना आपने तो कचूमर निकाल ही देना था मेरा। आई एम रियली सॉरी। वो शर्मिंदा नजर आने की कोशिश करने लगी। दरअसल मुझे गेट से गाड़ी निकालना नहीं आती, पीछे का कुछ नजर ही नहीं आता। बाय द वे, ये 6 महीने का क्या चक्कर है? गोली मारो 6 महीने को यार। वो उसकी बेतकल्लुफी पर हैरान हुई। ये बताओ, ये आवान साहब का ही घर है ना? हाँ बिल्कुल। नेम प्लेट नहीं देखी? वो बेनियाजी से बोली। वो ही तो देखने की कोशिश कर रहा था, अचानक तुमने चढ़ाई कर दी। अच्छा, तुम बेटी हो उनकी? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? वो चिढ़कर बोली। अंकल है नहीं क्या घर पर? उसकी बात का जवाब दिए बगैर वो बोला। ओफो, मुझे नहीं पता। वो जलती भुनती जाकर कार में बैठ गई। अरे अरे बदतमीज लड़की, बात तो सुनो। वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो जन से गाड़ी भगा ले गई और वो पीछे उड़ती मट्टी ही देखता रह गया। उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। रैकेट घुमाती वो लॉन में आई तो वहीं ठिठक कर रह गई। वो अजनबी बड़े मजे से पापा के साथ बैठा चाय उड़ा रहा था। हाय पापा। वो आगे बढ़ाई। कैसी है हमारी बिटिया रानी? फाइन। बड़ी बदतमीज लड़की हो। वो उसे घूरने लगा तो वो गड़बड़ा गई। क्या मतलब? मतलब ये कि ना सलाम ना दुआ, आते ही हाय हुई शुरू। वो खालिसतन बूढ़ियों वाले स्टाइल में बोला था। आवान साहब जोर से हंस दिए। बस बेटा, जमाना ही कुछ ऐसा आ गया है। छोड़िए अंकल। वो उनकी तरफ मुड़ गया। जमाना हमसे है या हम जमाने से हैं? और सुनो लड़की, वो उससे मुखातिब हुआ, ये हेलो हाय दोस्तों से अच्छा लगता है। वालिद सामने हो तो अस्सलाम वालेकुम बोला करो, समझी? अरे बिलावजह। उसको शदीद गुस्सा आ गया। तुम हो कौन? खुदाई फौजदार, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। हाँ, मेहमान तो खैर मैं हूँ, रही जान पहचान की बात तो तारुफ का काम अंकल सर अंजाम देंगे। क्यों अंकल? बिल्कुल बेटे जी। वो उन दोनों की नोकझोंक से खूब महसूस हो रहे थे। तो हो जाए बिस्मिल्लाह। वो मुस्कुराया। हाँ, तो ये हैं हमारी इकलौती लाडली और बहुत प्यारी सी बिटिया रानी अलमीना आवान। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी के हत्थे पर बिठा लिया। इंटर में पढ़ती हैं, लेकिन कॉलेज शाज़ो नादिर ही जाती हैं। खासी कम अकल हैं और तेज मिजाज रखती हैं। पापा, उसने बुरा सा मुंह बनाकर एहतजाज किया। और ये हैं भाई मेरे बेहद प्यारे और अजीज दोस्त रजा अली के बेटे। हाय, आप रजा अंकल के बेटे हैं? उसने उनकी बात बीच में ही काट दी। उसने होठों पर उंगली रखी। तारुफ पूरा होने दो। जी अंकल। हाँ तो भाई, बरखुरदार का नाम है सिकंदर, एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इंडिया से यहाँ पाकिस्तान घूमने आए हैं। हाँ जी अलवीना साहिबा। वो उसकी तरफ घूमा। अब तो हो गई जान पहचान। मेरा निकनेम विंकी है। वो मुंह बनाकर बोली। और मुझे इसी नाम की आदत है। मंकी यानी बंदर? वो मसनूई हैरानी से बोला। बंदर से शक्ल मिलने का ये मकसद तो नहीं कि उसका नाम भी। ओह शट अप। वो उठ खड़ी हुई। मेरा नाम विंकी है, विंकी, समझे? वो भागती हुई अंदर चली गई। बुरा मत मानना बेटे जी। आवान साहब हंसने लगे। सरफिरी लड़की है, जो मुंह में आता है बोल देती है। अरे अंकल, इसकी तो आप फिक्र ही मत करें। रियली मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। और प्लीज अंकल, आप माइंड मत कीजिएगा। ऐसे लोगों को चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। जब तक यहाँ हूँ खूब चिढ़ाऊंगा इसको। बड़ी आरजू थी मेरी, वो संजीदा हो गए, कि मेरा भी एक बेटा होता, ऐसा ही शरीर शोखुशंग, इस घर में जिसकी शरारतों से एक हंगामा उठा रहता। ज्यादा तो नहीं अंकल जी, सिर्फ 6 महीने आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ मैं। वो मुस्कुरा कर बोला। तुम्हारा अपना घर है बेटा, बाद में भी आते रहना। वो शफकत से बोले तो वो आसमान की जानिब देखने लगा। सुबह 8 बजे थे जब किसी ने उसके कमरे का दरवाजा धड़धड़ाया। ओह गॉड। उसने कंबल एक तरफ फेंका
और तनतनाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। बोल्ट गिराकर दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। वो हाथ में चाय की ट्रे पकड़े मुस्कुरा रहा था। तुम? वो बेहद हैरान थी। इतनी सुबह? ये सुबह है, वो अंदर आकर बोला। तौबा तौबा, कैसा हब्स किए पड़ी रहती हो, पोस्ती कहीं की। पर्दे हटाकर वो खिड़कियां खोलने लगा। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि ये बेड टी हाजिर है, खादिम ने अपने हाथों से तैयार की है। जल्दी से पी कर नहा लो तो जरा कहीं घुमा लाओ मुझे। इस अनोखी फरमाइश पर वो बुरी तरह हैरान थी। या खुदाया, कैसा मेहमान नाजिल हुआ है, इस कदर बेतकल्लुफी। और अभी कल ही तो आया है और आज सुबह खुद चाय बना कर ले आया उसके लिए। क्या हुआ मंकी, बुत क्यों बन गई? वो चाय में शक्कर मिला रहा था और वो जो वाकई बुत बनी कुछ सोच रही थी। अपना नया निकनेम सुनकर होश में आ गई। बकवास बंद करो। वो हमेशा से जैसे को तैसा की कायल रही थी। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझे बेआराम करने की? बेआराम? वो इत्मीनान से बोला। मैंने क्या बेआरामी दे दी तुम्हें भई? सुबह 6 बजे से उठा, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए इसलिए तुम्हें जगाया भी नहीं। अब 8 बजे अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाई, तुम्हें इतने प्यार से आकर जगाया, तुम्हें चाय का कप बनाकर दे रहा हूँ, फिर भी ये गिला कर रही हो। जाओ, मैं नहीं बोलता तुमसे। वो नाराजगी का इजहार करके पास पड़ा रिसाला उठाकर बड़े मजे से काउच पर नीम दराज हो गया। ओह माय गॉड, उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। सुबह उठकर खुदा को याद करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अरबी जबान का इस्तेमाल करो तो ज्यादा अच्छा है। शाबाश, जरा कलमा पढ़कर सुनाओ। सुनो मिस्टर, उसने पास रखा गुलदान उठा लिया। अब अगर तुम 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे कमरे से नहीं निकले तो मैं ये गुलदान तुम्हारे सर पर दे मारूंगी, समझे? चलो निकलो जल्दी, गेट लॉस्ट। हाँ, वो डांटने के अंदाज में बोला। बड़ी जल्लाद सिर्फ लड़की हो यार, होश की दवा करो। और वो जो गुस्से में आग बगूला आतिश जवाला बनकर अच्छे बुरे की तमीज हो बैठी थी, उस वक्त भी अपने हवासों में न रही और उसने पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़ा क्रिस्टल का गुलदान उस पर खींच मारा। अरे रे रे रे, वो झुकाई दे गया। गुलदान दीवार से लगकर छनाके की आवाज के साथ कमरे में बिखर गया। यू स्टूपिड इडियट, वो जैसे पागल हो गई थी। उसने बेड पर से तकिया उठाया और उसे मारना शुरू कर दिया। निकलो बाहर, बाहर निकलो मेरे कमरे से। वो मुसलसल तकरार के साथ हमले कर रही थी। विंकी स्टॉप इट, मम्मी की आवाज के साथ वो जैसे होश में आ गई। पागल हो गई हो क्या, बेहुदा लड़की, बदतमीज कहीं की। मम्मी शदीद गुस्से में थी और वो फसाद की जड़ बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर जल्दी से उनकी ओट में हो गया। देखिए ना आंटी, चाय में चीनी जरा सी ज्यादा हो गई तो कैसे लड़ने लगी ये मुझसे। मम्मी, मम्मी इस शख्स से कहें कि फौरन चला जाए यहाँ से। शट अप विंकी, वो चिल्लाई। तुम्हारे पापा के लाड प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया है तुम्हें। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम अपने हवासों में ना लौटी तो मार खाओगी मुझसे, समझी? शिट, उसने पैर पटका और भागती हुई बाथरूम में चली गई। माफ करना बेटे, वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे आंटी, कैसी गैरों वाली बातें कर रही हैं आप? उसने उनके सर्द हाथ थाम लिए। यकीन कीजिए, गलती मेरी थी, मैंने ही जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया था। वो उनके साथ सीढ़ियां उतरते हुए बोला। और आप क्या ख्याल कर रही हैं, मैंने कोई बुरा माना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल यही सब कुछ चाहता था मैं, कि वो चिढ़कर लड़ने लगे मुझसे। ईमान से इतनी प्यारी गुड़िया सी है, उसे देखते ही तंग करने को दिल चाहने लगता है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ आंटी, आइंदा जब भी वो मुझसे लड़े उसे डांटिएगा मत, प्लीज। ओके ओके, वो मुस्कुरा दी। लेकिन सिकंदर बेटे, वो वाकई बहुत बिगड़ गई है। इकलौती औलाद होने का ये मकसद तो नहीं होता ना कि उसको इंतहा से ज्यादा बदतमीज और खुदसर बना दिया जाए। तुम्हारे अंकल ने बड़ा जुल्म किया है इस लड़की के साथ। क्या बना दिया है इसको हर ख्वाहिश पूरी करके। वो ताज्जुब से बोली। बाज औकात तो हमारे साथ भी इतनी बदतमीजी से बात करती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे अंकल तो इसे शेर बना देने पर तुले हुए हैं। कसम खुदा का, लड़की जात है, अगले घर भी जाना है इसने। वो बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ चली गई और वो सोचती नजरों से किचन की तरफ देखने लगा। हेलो पार्टनर, क्या हो रहा है? वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। तुमसे मतलब? वो मुसलसल अपनी कॉपी की तरफ मुतवज्जा रही, जिस पर बड़ी देर से कुछ लिख रही थी। क्या लिख रही हो इतनी देर से?
वो आगे झुक कर देखने लगा। उसने जल्दी से कॉपी उठाकर सीने से लगा ली। कुछ भी लिखूं, तुम्हें क्या है? और तुम जाते क्यों नहीं अपने घर? मेहमान हो या बलाए जान हो, कोई इतने दिन रहता है किसी के घर? हा, वो हंसा। ये खुशफहमी दूर करें मोहतरमा कि मैं मेहमान हूँ यहाँ। मेरे अंकल का घर है, जितने दिन भी रहूं, और अभी सिर्फ 4 दिन ही तो हुए हैं। तुम अभी से घबरा गई। मेरा तो लंबा इरादा है। उसने लंबा को खींचा। अच्छा, मेरी बला से, लेकिन मुझसे बिला वजह फ्री मत हुआ करो। वो दोबारा कॉपी पर झुक गई। क्यों ना हुआ करूं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूंगा, वो बोला। फिर चुपचाप उसे देखने लगा और फिर लिखते लिखते उसे खबर ही ना हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, धीरे धीरे आगे बढ़ा और कॉपी झपट ली। बेहुदा कहीं के, वो गुस्से से चिल्लाई। वापस करो मेरी कॉपी। गाली क्यों दी मुझे? वो कॉपी पीछे छुपाकर रोब से पूछने लगा। मेरी कॉपी क्यों छीनी? वो रूहानी होकर बोली। वापस दो मुझे। देता हूँ। वो उसका लिखा हुआ पढ़ने लगा। हरी हरी घास पर जब फाख्ता कूकती है, मेरे दिल की नाजुक कली जाने क्यों सूखती है। ऐसे में याद आता है, मुझको बड़ा तड़पाता है, वो दूर का मुसाफिर, खुदा हो तेरा नासिर, ओ दूर के मुसाफिर। और पूरा सफा पढ़कर वो कहकहा मारकर हंस दिया और फिर पेट पकड़कर हंसता ही चला गया। अच्छा, तो मोहतरमा शायरी भी करती हैं? उससे हंसी रोकी नहीं जा रही थी। वो शर्मिंदगी से सुर्ख चेहरा लिए कुर्सी की पॉलिश नाखून से खुरचती रही। हाँ, तो शायरा फरमाती हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। हरी हरी घास पर, हा, जब फाख्ता कूकती है। और फिर वो बेतहाशा हंसने लगा। अरे पगली, फाख्ता नहीं, कूकती तो कोयल है। मुझे याद नहीं आ रहा था। कोको बर्ड को उर्दू में क्या कहते हैं? वो शर्मिंदगी से बोली। इतनी आला उर्दू में शायरी करने की जरूरत क्या है? वो तंजिया बोला। तो मैंने कब मिन्नतें की थी कि पढ़ो मेरी शायरी को? वो झल्लाकर खड़ी हो गई। इधर दो मेरी कॉपी। उसने कॉपी उसके हाथ से छीनी और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। ओ दूर के मुसाफिर, खुदा रहे तेरा नासिर, वो पीछे अपनी भौंडी आवाज में गाने लगा। जलील कमीना, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। सुनो, ये क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो? वो दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। वो रिसाला पढ़ते पढ़ते चौंकी, फिर सीधी होकर बैठ गई। मेरा घर है, मेरी मर्जी, जहां चाहे बैठूं, वो तल्खी से बोली। और आपको कम से कम इतने मैनर्स होने चाहिए कि दस्तक देकर अंदर आया करें। क्यों भला? वो आराम से उसके पास बैठ गया। दस्तक देना क्यों जरूरी है भाई? वो झिल्ला गई। बंदा कोई प्राइवेट काम भी कर सकता है। हाँ, तो वो मैंने पहले ही देख लिया था, वो इत्मीनान से बोला। क्या देख लिया था? खिड़की के शीशे से मैंने पहले ही झांक कर देख लिया था कि तुम कोई प्राइवेट काम तो नहीं कर रही। तुम आराम से लेटी रिसाला पढ़ रही थी, इसलिए मैं अंदर चला आया। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। लो, अब क्या हो गया? वो पूछने लगा। क्या तुम मेरी जान छोड़ सकते हो? वो आजिज़ी से बोली। क्यों मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने चले आते हो? आखिर तुम हो किस किस्म के इंसान? तुम तो मिनटों में बिगड़ जाती हो यार मंकी। वो तुनक कर लड़कियों की तरह बोला। खबरदार जो मेरा नाम बिगाड़ा। वो हुर्राई। सभी तो तुम्हें मंकी कहते हैं, बंदर से जो मिलती है तुम्हारी शक्ल। वो मासूमियत से बोला। मेरा नाम विंकी है, WINAKEY। उसने अपने नाम की स्पेलिंग करके बताया। हालांकि तुम्हारे नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए MONKEY। उसने हाथ में पकड़ा रिसाला खींचकर उसके मुंह पर मारा। वो हंसते आदत झुकाई देकर बच गया। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। वो तिल मिलाकर उठी और धड़ से बेड पर गिर गई। न जाने कब चुपके से उसने उसकी कमीज का लंबा सा दामन ड्रॉज के हैंडल से बांध दिया था। हाँ, बताओ, क्या बता रही थी? वो कहकहा मारकर हंसा और हंसते हंसते बाहर भाग गया। वो दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर रोने लगी। दूसरे दिन सुबह ही सुबह वो फिर नाजिल था। वॉल क्लॉक 8 बजे का वक्त बता रहा था और उसके कमरे का दरवाजा बजाया जा रहा था। जाहिर है उसके अलावा और कौन हो सकता था। वो भी ढीठ बनी कंबल ओढ़े पड़ी रही। देखती हूँ कब तक बजाता है, वो बड़बड़ाई। मंकी, ओ मंकी फेस, दरवाजा खोल यार। अब उसने पुकारना भी शुरू कर दिया था। उसके साथ ही उसने बाहर पापा के हंसने की आवाज सुनी। ओह गॉड, पापा भी इससे मिले हुए हैं।
उसको शदीद गुस्सा आया। वो तनतनाती हुई उठी और दरवाजा खोल दिया। पापा, आप समझाते क्यों? उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। बाहर वो अकेला ही खड़ा था, हाथ में चाय की ट्रे लिए। पापा कहाँ हैं? वो चीखी। वो इत्मीनान से उसे हटाकर अंदर आ गया। वो नीचे नाश्ता कर रहे हैं, आंटी के साथ। नहीं, वो यही थे अभी। हंसी की आवाज मैंने खुद सुनी थी। अच्छा, वो हैरानी से बोला। मैंने तो नहीं सुनी कोई हंसी वसी। ये लो चाय पियो। वो चाय का कप बढ़ा रहा था। नाचार उसने थाम लिया। देखो सिकंदर, वो पहली बार नर्म लहजे में गोया हुई, मुझे मत सताया करो इस तरह। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, मेरे सर में दर्द हो जाता है। आदत डालने से ही डलती है यार। वो अपने लिए चाय बना रहा था। पता है देर से उठने से कितनी खराबी पैदा होती है? किस चीज की खराबी? सेहत की। और किस चीज की? तुम्हें पता है? उसने चाय का सिप लिया। जो लोग सुबह देर से उठते हैं उनकी शक्ल बंदर से मिलने लगती है। वो इतना संजीदा था कि वो बुरा भी न मान सकी। बिला वजह ही वो खफकी से बोली। अरे वाकई तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? जरा आईना देखो जाकर गौर से, फिर पता चलेगा तुम्हें मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हें मंकी कहकर पुकारूंगा बिला वजह। हैं? उसने डर कर अपने चेहरे पर हाथ फेरा। झूठ बोल रहे हो ना? मुझे क्या जरूरत है? उसने कंधे उचकाए। खैर नहा लो तो नीचे आ जाना, आज तो घुमा लाओ मुझे। वो ट्रे उठाकर चला गया। वो डरती डरती ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। आंखें फाड़ फाड़ कर मुख्तलिफ सावियों से अपनी शक्ल देखी। इतने गौर से जो देखी तो वाकई उसे लगने लगा कि वो सच कह रहा था। ओह गॉड, अब क्या होगा? उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब तो सब मुझे मंकी कहकर छेड़ेंगे। ओह अल्लाह मियाँ जी! उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। और वाकई ये एक तरह का नफ्सियाती असर होता है। अगर कोई आपको यकीन दिला दे कि फला अदाकारा से आपकी शक्ल मिलती है और बार बार पुर यकीन लहजे में यही बात दोहराए तो खुद अपनी आंखें भी धोखा खाने लगती हैं। कमजोर आसाब और कमजोर कुव्वत इरादी रखने वाले लोग फौरन ही असर ले लेते हैं। बिल्कुल यही उसके साथ हुआ था। उसे वाकई सिकंदर के पुर यकीन लहजे में कही बात ने इतना खौफसदा कर दिया था कि उसको आईना भी वही दिखा रहा था जो वो सोच रही थी। अल्लाह मियाँ, मुझे माफ कर दें, वो रोते हुए कह रही थी। आइंदा मैं बिल्कुल देर से नहीं उठूंगी। काफी देर तक रोने के बाद वो मुंह धोकर नीचे चली आई। मम्मी ने गौर से उसकी तरफ देखा। विंकी बेटे, ये नाक इतनी सुर्ख क्यों हो रही है आपकी? अरे आंटी, बंदरिया की नाक नहीं देखी कभी आपने? वो बीच में बोल पड़ा। ऐसी ही तो होती है, छोटी सी गुलाबी सी। मम्मी खिलखिला कर हंस दी। हकीकत ये थी कि उसके आ जाने से मम्मी और पापा दोनों ही उसे अपनी तशना आरजू की तश्कील के तौर पर देखने लगे थे। उसके मम्मी और पापा दोनों की मुश्तरका ख्वाहिश यही थी कि उनका एक बेटा होता, जिंदगी की शरारतों और शौकियों से भरपूर, जिसके दम से घर हर वक्त कहकहों से गूंजता रहता, जिसकी शरारतों से उन सबके चेहरों पर हरदम मुस्कुराहट नाचती। और अब जबकि वो उनकी आरजू और ख्वाहिश की सरापा तकमील बनकर अचानक आ गया था, तो वो खुशी में इस हकीकत को ही भुला बैठे थे कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए आया है और एक दिन उसको इस घर को दोबारा यूं ही खामोशियां बख्श कर वापस लौट जाना है। मम्मी, विंकी ने खामोशी को तोड़ा तो वो अपने ख्यालात से चौंक गई। जी गुड़िया, वो बोली, आज मैं जरा शहला की तरफ जाऊंगी। वो हौले से बोली तो उन्होंने गौर से उसकी शक्ल देखी। विंकी? जी मम्मी, ये आपकी शक्ल को क्या हुआ है? वो उसे ऐसे अफसुर्दा और खामोश खामोश सा देखकर पूछने लगी। उसके हाथ से कप छूटते छूटते बचा। वो इस बात को भी वहीं ले गई। कुछ नहीं मम्मी। वो कप रखकर उठ खड़ी हुई। मैं शाम तक आऊंगी। और जब वो नहाकर निकला तो वो जा चुकी थी। अरे ये विंकी कहाँ गई? वो हैरानी से बोला। आज तो मुझे घूमने जाना था उसके साथ। ये लड़की टिकती है भला? मम्मी बोली। तुम्हें मैं ले चलूंगी। नहीं आंटी, वो मुस्कुरा दिया, उसी के साथ जाऊंगा, मंकी कहीं की। और वो परेशानी में लापरवाही से ड्राइविंग करती हुई शहला के यहाँ जा पहुंची। शहला उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। क्या हुआ? वो उसको देखकर बोली। ये हवाइयां क्यों उड़ रही हैं चेहरे मुबारक पर? शहला, तुम कितने बजे उठती हो सुबह? 11 बजे तक। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? वो भी इतना घबरा कर। शहला, वो रुहासी होकर बोली, मेरी शक्ल गौर से देखो और देखकर बताओ, कुछ फर्क पड़ा है? फर्क? शहला ने उसका चेहरा हाथ से पकड़कर दाएं बाएं घुमाया। ज्यादा तो नहीं पड़ा।
हाँ, पहले से जरा खूबसूरत हो गई हो, बड़ा गुलाबी गुलाबी मुखड़ा। शहला प्लीज, उसने बात काट दी, ये बताओ क्या मेरी शक्ल बंदर जैसी है? बंदर जैसी? हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। फिर वो पेट पकड़कर हंसी से लोटपोट हो गई। उड़ा लो मजाक, तुम भी उड़ा लो। वो रोने के करीब हो गई। घोष शहला को बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करनी पड़ी। नहीं इडियट, किसने कहा तुम्हें? वो कहता है। वो कौन? सिकंदर। और कौन? वो बताने लगी। पापा के दोस्त का बेटा है, इंडिया से आया है, बिला वजह हमारे घर रुक गया आकर। और पता नहीं शहला उसने मम्मी पापा पर क्या जादू कर दिया है कि वो उसके मुरीद बनकर रह गए हैं। वो चाहे कितनी ही बदतमीजी कर जाए उसको कुछ नहीं कहते, उल्टा मुझे डांटने लगते हैं। उसकी आवाज भर्रा गई और वो मुझे कहता है मेरी शक्ल बंदर से मिलती है क्योंकि मैं सुबह देर से उठती हूँ। और तुमने मान ली उसकी बात? शहला तंज से बोली। मैंने कब मानी? वो सफाई से मुकर गई। मैं तो तुमसे यूं ही पूछ रही थी। वैसे सच बताना शहला, मेरी शक्ल बिल्कुल ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी कसम। वो हंस पड़ी। वैसे एक बात बताऊं विंकी, ये लड़का क्या नाम बताया तुमने? सिकंदर। हाँ सिकंदर। क्यों आया है? घूमने। और क्यों आएगा? वो भोलपन से बोली। धत तेरी की। शहला ने उसके सर पर चपत लगाई। रही ना बुद्धू की बुद्धू। क्या मतलब? उसने हैरानी से उसकी जानिब देखा। मतलब ये कि यहाँ ऐसी कौन सी नई चीज है जिसे देखने आया है वो? खुद उसका अपना मुल्क घूमने के लिए कम है क्या? और घूमना ही था तो स्विट्जरलैंड जाता, पेरिस जाता। यहाँ क्या करने आया है? तो फिर क्यों आया है? तुम्हें देखने पागल। वो हंसी। मुझे देखने क्यों? वो इसलिए कि वो तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है। उन्होंने तुम्हारे पापा से तुम्हारा रिश्ता मांगा होगा। उन्होंने कहा होगा अपने बेटे को भेज दो ताकि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो। क्या समझी? ओह नो। वो घबराहट में उठ खड़ी हुई। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। उस बदतमीज बेहुदा शख्स के साथ तो मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती। क्यों? बहुत बुरा है क्या? शहला शरारत से पूछने लगी। बहुत क्या, बहुत ज्यादा बुरा है। अच्छा, शक्लो सूरत हुलिया वुलिया कैसा है? शहला को बेहद तजस्सुस हो चला था। वो सोचने लगी। दुबला पतला, जैसे बांस खड़ा हो, चलता है तो लगता है अभी उड़ जाएगा। शहला की हंसी छूट गई। हंसो मत, वो चिड़ी। मैं सच कह रही हूँ। और शक्ल, उफ खुदा, वहशत बरसती है आंखों में उसकी। चेहरे पर सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें नजर आती हैं या कुछ हड्डियां उभरी हुई हैं गालों की। उफ खुदाया। शहला ने झुरझुरी ली। क्या भयानक हुलिया खींचा है। ड्रैकुला आ गया आंखों के सामने। दांत तो नहीं निकले हुए हैं लंबे लंबे। वो जोर से हंसती। बस इसी की कमी है। अब बताना शहला, क्या करूं? मैं इससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। तो मत करो ना। किसने कहा है? रहे तुम्हारे मम्मी पापा तो उनको साफ बता देना अपना फैसला। आखिर उनकी इकलौती औलाद होना। इतने लाड प्यार से इसलिए थोड़ा ही पाला है तुम्हें कि उठाकर उस ड्रैकुला के साथ चलता करें। शहला की बातें सुनकर उसके दिल को ढारस बंधी। वो सारा दिन उसने शहला के साथ बातें करते हुए गुजारा। बीच में बार बार वो अपनी शक्ल के मुताल्लिक तस्दीक करना ना भूलती थी। जाते हुए भी जब वो कार में बैठने लगी तो पूछने लगी, शहला मेरी शक्ल? उसकी बात पूरी होने से पहले ही शहला ने धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। गुड बाय, उसने झुककर कहा और अंदर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो शाम के साए गहरे हो चले थे। सर्दी चूंकि बढ़ती जा रही थी इसलिए पापा ने लॉन में बैठना तर्क कर दिया था। अब वो लाउंज में बैठकर टीवी देखते थे, लेकिन उसने देखा वो लॉन में टहल रहा था। पोर्च में उसकी कार रुकते देखकर वो वहीं आने लगा। आ गई मोहतरमा? हाँ आ गई, लापरवाही से कहकर अंदर जाने लगी। वो उसके सामने आकर डट गया। इतनी इतनी देर तक घर से बाहर रहती हो, शर्म नहीं आती? वो रोब से कह रहा था। अरे वाह, तुम कौन होते हो मुझसे पूछगछ करने वाले? वो गुस्से से बोली। हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटता, वो ढिठाई से बोला। और आइंदा खबरदार जो इतनी देर लगाई घर से बाहर। क्यों, तुम्हें क्या है? वो वाकई उससे डर गई। अरे पागल, कोई दो हाथ मारेगा और कार समेत उड़ा ले जाएगा, फिर किसी वीराने से लाश बरामद होगी तुम्हारी। उसे झुरझुरी आ गई। अल्लाह ना करे, मनहूस शक्ल है तो बातें भी मनहूस करते हो। और उसकी बात पर खिलाफ तवक्का वो हंस पड़ा। कभी कभी तुम बिल्कुल रमल की तरह लगती हो। वो उसे गौर से देखने लगा। किसकी तरह? कुछ नहीं,
اس نے ہٹ کر اس کو راستہ دیا اور اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سنو، برآمدے کے دروازے کے قریب رک کر وہ بولی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو کرو، چلو میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہاں بولو منکی بیبی۔ وہ کاؤچ پر گر پڑا۔ اے خبردار جو آئندہ مجھے اس نام سے پکارا۔ کیوں؟ وہ ہنس پڑا۔ اچھا بھلا تو ہے ونکی، تم ونکی نہیں منکی کہتے ہو۔ لو جی، میں تو سیدھا سیدھا ونکی کہتا ہوں، تمہیں کیوں منکی سنائی دیتا ہے؟ بس تم الوینا کہا کرو مجھے، وہ ضد سے بولی۔ چلو یوں کرتے ہیں، تمہیں وینو کہا کروں گا، ٹھیک؟ ہاں ٹھیک۔ نام پسند آنے پر اس نے شرافت کا مظاہرہ کیا۔ ہاں تو بولو وینو، کیوں لائی ہو مجھے خلاف توقع؟ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں تم سے میرا مطلب ہے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ بالآخر وہ کہہ ہی گئی۔ کیا؟ وہ جھٹکے سے آگے ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی فطری ڈھٹائی اوت کر آئی۔ اچھا، وہ ہنسنے لگا، لیکن کون کر رہا ہے تم سے شادی؟ مجھے پتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو۔ اچھا، بھلا کیوں آیا ہوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ مجھ سے شادی کرنے؟ وہ اطمینان سے بولی۔ ارے بے وقوف لڑکی، مجھے تو یہاں آنے سے پہلے تمہارے وجود کا علم ہی نہیں تھا۔ میں تو یوں ہی صرف گھومنے پھرنے آیا ہوں۔ بلا وجہ کیوں خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ ہاں سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ بالکل سچ۔ اس نے شرارت سے اسے آنکھ ماری۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ اچانک بےہودہ سے خیال آ کیسے گیا تمہارے ذہن میں؟ افسانے زیادہ پڑھتی ہو کیا؟ جی نہیں، وہ شرمندگی سے بولی، یہ تو مجھے شہلا نے کہا تھا۔ کون شہلا؟ میری دوست۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جواباً اس نے شہلا کی باتیں دہرا دی۔ اچھا، وہ سوچنے لگا، جب اس نے میرا حلیہ پوچھا تو کیا بتایا تم نے؟ وہی بتایا جو تمہارا حلیہ ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ مطلب یہ کہ دبلے پتلے بانس جیسے ہو، چلتے ہو تو لگتا ہے ابھی اڑ جاؤ گے، اور خوفناک ڈریکولا جیسی شکل ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ اوفو، وہ مصنوعی غصے سے بولا، اپنی شکل دیکھی ہے بندریا؟ میں تم سے شادی کر لوں تو احسان ماننا میرا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ارے جاؤ جاؤ، اسے سچ مچ غصہ آ گیا۔ تم سے شادی کرتی ہے میری جوتی۔ یہ بات ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھنا، 15 دن کے اندر اندر بارات لاؤں گا تمہاری، پھر شہنائی بجے گی اور دوستیں گائیں گی کہ ہری ہری گھاس پر جب فاختہ کوکتی ہے میرے دل کی نازک کلی۔ ذلیل کمینے، وہ حسب عادت غصے سے پاگل ہو گئی اور تکیے سے اس پر حملے شروع کر دیے۔ او دور کے مسافر، خدا ہو تیرا ناصر۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرے دن وہ صبح سے ہی کہیں غائب تھا۔ وہ اللہ میاں سے کیے گئے وعدے کو یکسر فراموش کر کے 10 بجے تک خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہی، پھر بڑے مزے سے اٹھ کر نیچے آ گئی۔ ممی، گرم گرم چائے۔ کافی دن کے بعد اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ چائے آنے تک وہ ڈائننگ ٹیبل بجا بجا کر گانے گاتی رہی۔ اچانک اسے گھر میں پھیلی خاموشی کا احساس ہوا تو خیال آیا کہ کافی عرصے بعد گھر میں اتنی خاموشی، اتنا سکون تھا۔ ممی، سکندر کہاں ہے؟ اس کے لبوں سے خود بخود جملہ پھسل گیا۔ پتا نہیں کہاں غائب ہے صبح سے، وہ انڈا پھینکتے ہوئے بولی۔ آپ کو بتا کر نہیں گیا؟ ہاں، صبح کافی چپ چپ سا تھا، میں نے وجہ پوچھی تو ٹال گیا، پھر اچانک اٹھ کر کہیں چل دیا۔ کہنے لگا شام تک آ جاؤں گا، یعنی آج شام تک بڑا اچھا دن گزرے گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ ونکی، ممی نے اسے سرزنش کی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ مہمان ہے ہمارا، اور پھر اتنا پیارا مہمان ہر کسی کو تھوڑا ہی ملتا ہے۔ بڑا پیارا ہے ڈریکولا، آخری لفظ اس نے ہونٹوں میں ہی دبا لیا۔ صرف شکل ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی چندا۔ وہ مسکرائیں۔ ممی، آج میں اپنے گرین روم میں ہوں، کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنے دیجیے گا۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک کمرے کو گرین روم کا نام دے رکھا تھا، بقول اس کے ہرا رنگ سکون کی نشانی ہوتا ہے، اور اسے اس کمرے میں آ کر بے حد سکون ملتا تھا۔ اس کمرے میں اس نے اپنے شوق کا نہ جانے کیا کیا الا بلا سامان جمع رکھا تھا۔ اس کا بڑا سا پیانو، اس کے بچپن کے کھلونے، پسندیدہ ریکارڈ، اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز، اور یہ حقیقت تھی کہ بچپن ہی سے اس کی ڈرائنگ بے حد اچھی تھی۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں بے پناہ کمال چھپا ہوا تھا، اور اب تو اس نے اپنی تصویروں کی نمائش کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔
लेकिन अपने बेहद मूडी होने के सबब उसकी ये ख्वाहिश अभी तक पाया तकमील को न पहुंच सकी थी। कभी ऐसा होता कि वो दीवानों की तरह दिन रात अपने ग्रीन रूम में बंद अपनी पेंटिंग्स मुकम्मल करने में लगी रहती, और कभी यूं होता कि महीनों गुजर जाते और वो उधर का रुख करना ही भूल जाती। एक तस्वीर मुकम्मल नहीं हो पाती थी और वो दूसरे आइडिया में उलझ जाती। अजब उलझी हुई फितरत थी उसकी। आज उसके जहन में अचानक ही अपनी तस्वीरें मुकम्मल करने का ख्याल जागा, सो वो नाश्ता करते ही ऊपर आ गई। कॉरिडोर का सबसे आखिरी कमरा उसने इस मकसद के लिए चुना था। कमरे को अंदर से लॉक करके उसने एक गहरा सांस खारिज किया। गहरे सब्ज तबीज पर्दे हल्की सब्ज दीवारों के साथ उसकी आंखों को बेहद भले लगते थे। अपनी बनाई हुई तस्वीरों का जायजा लेते हुए अपनी कई अधूरी तस्वीरों को आज मुकम्मल कर लेने का प्रोग्राम बना डाला, और फिर वो पूरी तरह से रंगों में खो गई। न जाने क्यों उसे रंगों की दुनिया बेहद तिलिस्माती लगती। किसी मंजर की तस्वीर कशी करते हुए वो उसी मंजर में खुद दाखिल हो जाती थी। सो आज भी उसे वक्त गुजरने का पता ही न चला। चौंकी उस वक्त जब अचानक ही कमरे का दरवाजा धड़धड़ाया गया। वो बुरी तरह से उछली और ब्रश कैनवस पर एक लंबी सी लकीर छोड़ गया। कौन जाहिल है, वो वहीं से चीखी। मैं हूँ विंकी। बाहर से पापा की आवाज आई तो उसने जबान दांतों में दबा ली। ओह पापा, आई एम सॉरी, दरवाजा खोलते हुए वो बोली। लेकिन जो ही दरवाजा खुला बाहर वो दांत निकाल रहा था। विंकी बेटे, वो उसे एक तरफ करके अंदर आ गया। मैंने सुना है कि आप सुबह से यहाँ मसरूफ हैं। वो हैरान रह गई। बड़ी महारत से वो पापा की आवाज निकाल रहा था। उसे यूं हैरान देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। कैसी रही पार्टनर? धोखेबाज, वो चीखी। सारी तस्वीर गारत कर दी मेरी। मैंने? उसने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। मैंने क्या किया है? क्यों इतनी जोर से दरवाजा पीटा तुमने? लो भाई, 1 घंटे से दरवाजा इंसानों की तरह बजा रहा था। तुमने सुना ही नहीं तो मजबूरन मुझे जरा जोर लगाना पड़ा। हाय अल्लाह, अभी तक हाथ दुख रहा है। उसने हाथ पकड़कर लड़कियों की सी नकल की। फिर वो कमरे की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये कबाड़ रूम है तुम्हारा? कबाड़ रूम? वो हैरान हुई। हाँ, मम्मी ने तो कुछ और ही नाम लिया था, लेकिन मुझे तो ये सरासर कबाड़ रूम, भूसी टुकड़ा रूम लग रहा है। बदशौकी इसी को तो कहते हैं। उसने बुरा सा मुंह बनाया। किसे? इसको? उसने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो जवाबन खामोश रही। यूं भी उसने समझ लिया था कि बाज लोगों से जीतना नामुमकिन होता है, और चर्ब जबान तो वो कभी भी नहीं रही थी। सो उसकी हाजिर जवाबी और चर्ब जबानी के सामने वो दिल ही दिल में अपनी शिकस्त का एतराफ करती जा रही थी। ये सारे के सारे रंग तुमने जाया किए हैं, और अगर किए हैं तो क्या क्या बनाने की नाकाम कोशिशें की हैं, बताती जाओ। वो उसका बाजू पकड़कर पहली तस्वीर के सामने ले आया। ये क्या है? ये एक गांव का मंजर है। उसने अपने खून को बड़ी मुश्किलों से उबलने से रोका। कहाँ है ये गांव? अफ्रीका में। वो मुस्कुराया। अच्छा, शायद तुमने मोहनजोदाड़ो की तस्वीर कशी की है ना? उसने अगली तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये मीनारे पाकिस्तान है। वो सुलग कर बोली। आपको शायद अपने इंडिया में बनने वाली तस्वीरें देखने की आदत है। उसे बुरी तरह सुलगाकर वो हंसने लगा। खैर खैर, प्रैक्टिस करो, 1-2 साल में ढंग की तस्वीर बना ही लिया करोगी। वो उसका मूड शदीद ऑफ करके चलता बना। शिट, उसने ब्रश कालीन पर दे मारा। डार्क ग्रीन कारपेट पर पीले धब्बे बिखर गए। हेलो शैला। हाँ, मैं विंकी। कैसी हो? हाँ हाँ, आ गई शर्म, तुम्हें तो आनी नहीं थी। अरे हाँ यार, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। वो फोन पर शैला से बात कर रही थी। पता है क्या, मैंने 10 पेंटिंग्स मुकम्मल कर ली हैं। तुम्हारी कसम, बड़ी खुशी हो रही है। नहीं नहीं, नुमाइश में तो देर है, अलबत्ता पार्टी कर रही हूँ। बस ज्यादा नहीं, तुम हो, नायला होगी, इरम और अस्मा। हाँ बस, चलो राहिला को भी बुलवा लेते हैं। कब? ऐसा करते हैं, अगले पीर को रख लेते हैं। हाँ, एहतमाम तो होगा, और हाँ, बाकी सब ठीक है। हाँ हाँ, वो छछुंदर है या नहीं? जाता ही नहीं है, लिसोड़ा। हाँ हाँ, याद है, ड्रैकुला। वो भी खीखी कर रही थी। अच्छा, फिर बाद में बात होगी। ओके। तो रिसीवर रखकर जूही मुड़ी सुन होकर रह गई। वो सामने ही सोफे पर बैठा अंगूर खा रहा था। मुझे नहीं बुलाओगी अपनी पार्टी में? वो मुंह चलाता हुआ बोला। शायद समझा नहीं कि उसे कह रही हूँ। उसने सोचा, जी नहीं, मुझे अपनी अच्छी भली पार्टी का बेड़ा गर्क नहीं करना। सोच लो,
उसने धमकी दी, पापा को बता दूंगा। क्या बता दोगे? वो कमर पर हाथ रखकर लड़ने वाले अंदाज में बोली। यही कि अपनी सहेली के सामने मुझे छछुंदर, लिसौड़ा और ड्रैकुला कहा था। वो इत्मीनान से बोला तो वो घबरा गई। मैं तुम्हें थोड़ा ही कह रही थी। जानती थी कि इस बदतमीजी पर पापा उसके कान जरूर खींचेंगे। मुझे ही कहा था। उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा। जानता हूँ। कैसे जानते हो? क्योंकि इन तीनों से मेरी ही शक्ल मिलती है। उसने वजह पेश की। उसे बेतरह हंसी आ गई। तुम हंसते हुए बिल्कुल रमल लगती हो। वो उसे गौर से देखते हुए बोला, कौन है ये रमल? वो चिढ़ गई। बताओ फिर। वो बात पलट गया। आऊं पार्टी में? आ जाना भाई। वो बेजारी से कहकर मुड़ गई। और फिर उसे वाकई बड़ी शर्मिंदगी हुई जब वो दूल्हा बनकर ऐन उसके दोस्तों में आकर बैठ गया। आपकी तारीफ? अस्मा बहुत जल्द फ्रैंक होने वालों में से थी। मेरी तारीफ मंकी ज्यादा अच्छी करती है। वो मुस्कुराया। मंकी यानी बंदर? वो हैरान हुई। वो कौन है? यही तुम्हारी दोस्त, और कौन? विंकी, वो बोली, और फिर सब की सब हंस दी। वो गुस्से से उसे घूर कर रह गई। आप लोगों को पता है आपकी दोस्त कितनी अच्छी शायरी भी करती है? वो उन सब से मुखातिब था। सिकंदर, वो चीखी, नाउ शट अप प्लीज। अरे विंकी, वाकई? शहला भी हैरान थी। तुम और शायरी? अरे तुम किसकी बातों पर यकीन कर रही हो? वह एहतजाजन बोली। ये एक नंबर का झूठा शख्स है। लो जी, अब मैं झूठा हो गया? वो इस तरह बोलता था कि बैक वक्त सारी लड़कियों की हंसी निकल जाती थी। ये देखिए हाज़रीन, उसने जेब में से एक सफा निकाला। ये नज़म मुंह बोलता सबूत है मेरी सच्चाई का। अपनी दोस्त की हैंडराइटिंग तो पहचानती होंगी आप। राहिला ने उसके हाथ से कागज छपट लिया। ओह गॉड, ये कहाँ से मिल गया इसको? वो रो देने के करीब थी। हरी हरी घास पर जब फाख्ता कूकती है। राहिला पढ़ने लगी और एक जबरदस्त कहकहा पड़ा। विंकी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मेरे दिल की नाजुक कली जाने क्यों सूखती है। वाह वाह, जवाब नहीं काफिया बंदी का। नायला हंसी। ऐसे में याद आता है, मुझको बड़ा तड़पाता है वो दूर का मुसाफिर। खुदा हो तेरा नासिर, ओ दूर के मुसाफिर। राहिला ने पूरी नज़म पढ़कर दम लिया और फिर जो उसका रिकॉर्ड लगना शुरू हुआ तो अल अमान अल हफीज। उसका बस नहीं चल रहा था कि सिकंदर को शूट कर दे, और वो फसाद की जड़ उसकी इतनी बेइज्जती कराने के बाद छलावे की तरह गायब था। विंकी रुनुमाई कब होगी? नायला ने मौजू पलटा। किसकी? वो बेख्याली में बोली। तस्वीरों की। और किसकी? अरे हाँ, वोट खड़ी हुई। आओ दिखाऊं तुम्हें अपने शाहपारे। वो उनको लेकर ग्रीन रूम की तरफ चल दी। तुम लोग अंदर चलकर तस्वीरें देखो, मैं मम्मी को कहकर आती हूँ कि खाना लगवा दें। वो उनको दरवाजे तक छोड़कर पलट आई, और फिर जब मम्मी को बताकर वापस आई तो कमरे से आती कहकहों की आवाजों ने उसके कदम पल भर को रोके। क्या मुसीबत हो गई? बिलाखिर वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। पागल हो गई क्या सब की सब? और उन सब का मारे हंसी के बुरा हाल था। क्या हो गया? वो झंझलाई। ये राहिला ने हंसते हुए एक तस्वीर की तरफ इशारा किया, और जैसे ही उसने तस्वीरों की तरफ देखा दम बहुत रह गई। हर तस्वीर में पेंसिल से अजीबोगरीब इजाफे किए गए थे। एक तस्वीर में 2 घोड़े दिखाए गए थे, लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि अब घोड़ों के दांत नमूदार हो चुके थे। यूं लग रहा था जैसे घोड़े हंस रहे हों। एक तस्वीर में उसने एक महल बनाया था, लेकिन अब महल की छत से एक गंजा और महंगा शख्स एक हाथ से मीनार पकड़े लटक रहा था। उसकी टांगें अजीब अंदाज में हवा में मौल्लक थीं। एक खास बात यह भी थी कि हर तस्वीर में जहां उसने अपने साइन किए थे वहां एक नन्हे से बंदर का स्टिकर भी चिपका हुआ था, गोया तस्वीर बनाने वाले का ट्रेडमार्क हो। तमाम लड़कियां हंस हंस कर बेहाल हो गई थीं, और वो अभी तक पत्थर का बुत बनी पथराई हुई आंखों से दीवार को घूर रही थी। बाय गॉड पिंकी, अस्मा आंखों में भराने वाले आंसू पोंछते हुए बोली, इतना एंजॉय तो हम तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरें देखकर कर ही नहीं सकते थे जब तक इनमें ये इजाफे न होते। और वो जैसे होश में आ गई। मुड़कर वो भागती हुई वहां से निकली और सीधी अपने कमरे में आकर बेड पर औंधी गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसे खबर ना हुई कि किसी ने उसके दोस्तों को किस तरह ट्रीट किया, कैसे खाना खिलाया और कब वो रुखसत हुई। वो तो यूं ही लेटी रोती रही। कमरे में अंधेरा फैल गया था और वो यूं ही बेहिस हरकत पड़ी थी। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वीनू,
उसने लाइट जलाकर उसे पुकारा। बहुत बुरा लगा तुम्हें? वो उसके सिरहाने बैठ गया। दफा हो जाओ यहाँ से अपनी मनहूस जलील सूरत लेकर, वो बोली। इतना रोने से उसकी आवाज बैठ चुकी थी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। हैरत अंगेज बात थी उसके लिए। एक मर्तबा माफ कर दो प्लीज, फिर आइंदा कभी नहीं सताऊंगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। मैंने कहा ना, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे नफरत है तुमसे, शदीद तरीन नफरत। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती, गेट लॉस्ट। अरे वाकई बहुत नाराज हो? वो फौरन अपनी रविश में आकर हंसने लगा। ऐसे तो कभी नहीं जाऊंगा जब तक दोस्ती नहीं कर लोगी दोबारा। दोबारा? पहले कब थी? देखो अभी हंसाता हूँ तुम्हें। वो उठा और कनखियों से वो उसे देखने लगी। वो मुख्तलिफ कैसेट्स उलट कर देख रहा था। फिर एक कैसेट मुंतखब करके वो प्लेयर की तरफ बढ़ा। कैसेट लगाकर उसने प्लेयर ऑन किया। कमरे में तेज इंग्लिश म्यूजिक गूंजने लगी और उसके साथ उसने डांस शुरू कर दिया। ढीले ढाले कपड़ों में बांस सा जिस्म लिए वो अजीब सा डांस कर रहा था कि ना चाहते हुए भी हंसी उसके लबों से आजाद होकर कमरे में बिखर गई। वो मजबूल सा जिस्म लिए अपना मज़ह का खेज डांस करते हुए जब थक गया तो धड़ से नीचे गिर गया और उसका अपनी हंसी को रोकना मुहाल हो गया। देखा, हंसा दिया ना। प्लेयर ऑफ करके वो फूला सांस लिए उसके करीब आकर बैठ गया। उसकी रंगत पीली पड़ गई थी और माथे पर पसीना फूट पड़ा था। तुम हो क्या चीज? वो मुस्कुराई। बस यार, यही बेहंगम सी चीज हूँ, वो हंसा। चलो अब दोस्ती। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। एक शर्त पर, वो बोली। आइंदा बिल्कुल तंग नहीं करोगे, प्रॉमिस। वो बोला तो उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम कर दोस्ती की इब्तिदा कर ही डाली। और फिर वाकई उसने अपना वादा सच कर दिखाया। अब वो उसको बिल्कुल तंग नहीं करता था। हाँ, जबानी कलामी बहस तो हर हाल उन दोनों में चलती ही रहती थी, लेकिन अब वो हद से नहीं गुजरा करता था। जहाँ उसके माथे पर पहली शिकन नमूदार होती, वहाँ वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। और मीनू को वाकई उसकी दोस्ती में बड़ा लुत्फ आया। ऐसा हंसता मुस्कुराता चहचहाता दोस्त मिला था उसे कि एक लम्हे को उसके दांत अंदर नहीं होते थे। उस दिन भी वो उसके साथ कैरम खेलता जा रहा था और न जाने कहां कहां से ढूंढकर लतीफों के स्टॉक खत्म कर रहा था। हाँ, तो जब फोन आया तो शराबी ने गरम गरम इस्त्री उठाकर कान से लगा ली। वो हंसने लगी। यार, पूरा लतीफा सुनकर हंसते हैं, वो चिढ़ कर बोला। लतीफे की बेइज्जती मत किया करो। रखो कोट वापस। उसने उसे बड़ी चालाकी से बोर्ड के कॉर्नर पर पड़ी कोट पार करते रंगे हाथों पकड़ लिया। ये मेरी अपनी है, उसने एहतजाज किया। अरे जबरदस्ती, वो चीखी। रखो वापस, जाओ, मैं नहीं खेलता। उसने सारी गोटें बिगाड़ दी। मत खेलो, बेईमान फ्रॉड कहीं के। खुद हो बेईमान और कंजूस भी। इतने दिन हो गए मुझे आए हुए, ये नहीं कि घुमा लाओ। अच्छा, कहाँ चलोगे? फनलैंड चलोगे? उसने पेशकश की। हाँ, चलूंगा, वो बोला और उठकर चल दिया। कहाँ जा रहे हो? वो हैरानी से बोली। कपड़े बदलने, तुम भी जल्दी से बदल लो, वो कहता हुआ भाग गया। अजीब शख्स है, वो बड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। वक्त के मानी तो जानता ही नहीं है। और फिर वाकई वो उसी वक्त जिद करके उसे फनलैंड ले आया और अब बच्चों की तरह घूमते हुए खुश हो रहा था। सिकंदर, चलो इस झूले में बैठते हैं। ना बाबा ना, उसने कानों को हाथ लगाए। तुम बैठ जाओ। नहीं, तुम भी बैठो, उसने जिद की। फिर आए क्यों हो? नहीं वीनू, मुझे चक्कर आते हैं, वो बच्चों की तरह डर रहा था। कोई चक्कर वक्कर नहीं आएगा, वो बुरी तरह से चिढ़ गई। बिल्कुल बच्चा समझते हो खुद को, 6 फुट के घोड़े होकर ऐसी बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए। हाँ, घोड़ा भी वो जो तुम्हारी तस्वीर में था, हंसता हुआ घोड़ा। चलो बातें मत बनाओ, उसको हंसी आ गई। जाकर टिकट लाओ। वीनू प्लीज। बकवास मत करो सिकंदर, उसे गुस्सा आ गया। वरना चली जाऊंगी तुम्हें यहीं छोड़कर। नाचार वो टिकट लेने के लिए कतार में लग गया। वेनू प्लीज, झूले में बैठते हुए उसने इल्तिजा की। तुम अकेली? शट अप नाउ, उसने उसकी बात काट कर उसे धकेला। और फिर जब झूला तेज तेज घूमने लगा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मजा आ रहा है ना? उसने सिकंदर की जानिब देखा तो हैरान रह गई। उसकी रंगत खतरनाक हद तक जर्द हो रही थी। सिकंदर, वो घबरा गई। तुम ठीक तो हो? वो जवाब देने के बजाय आंखें बंद किए दांत पर दांत जमाए बैठा था। ओह गॉड, उसके हाथ पांव फूल गए। उसको क्या हो गया? फिर जब तक झूला रुका नहीं वो उसकी खैरियत की दुआएं मांगती रही। सिकंदर, झूला रुकने पर उसने डरते डरते पुकारा। उसने गहरा सांस लेकर आंखें खोली। उसकी पेशानी तर हो गई थी। चलो घर चलें?
وہ اس کو लेकर उतर आई। घर पहुंचकर भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था, बार बार हाँफने लगता था। वो उसको सुकून आवर दवा खिलाकर उसके कमरे से निकल आई। कितनी खुदगर्ज हूं मैं भी, उसने शर्मिंदगी से सोचा। कितना मना कर रहा था बेचारा, पास लोग नहीं बैठ सकते ऐसी चीजों में, फिर भी मैं इसरार किए जा रही थी। लानत हो मुझ पर। वैसे मुझे क्या खबर थी कि इतना नाजुक मिजाज है वो तो शुक्र है कोई सीरियस बात नहीं हुई। थैंक्स गॉड। उसने बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया। दूसरे दिन वो फिर सुबह से गायब था। मम्मी, आखिर ये जाता किधर है? वो झिंझला गई। ना इसका कोई शनासा है यहाँ, ना कोई दोस्त है, फिर आखिर ये कहाँ गायब हो जाता है? अरे चंदा, चला जाता होगा शहर की रौनकें देखने। वो मुस्कुरा दी। लो भला, ऐसी कौन सी रौनकें लगी पड़ी हैं शहर में जो पूरा दिन लगा रहता है? ये चौथी मर्तबा ऐसे गायब हुआ है। आने दें, अच्छी तरह खबर लूंगी। वो गुस्से से बोली और फिर उसका इंतजार करते करते दोपहर हो गई। वो खाना खाकर अपने कमरे में चली आई और रिसाला पढ़ते पढ़ते न जाने कब नींद की आगोश में चली गई। जब उसकी आंख खुली, शाम के साए ढल रहे थे। उसने उठकर पर्दे हटाए तो चौंक गई। नीचे लॉन में वो बैठा नजर आ रहा था। इतनी खुनकी में भी वो बगैर किसी स्वेटर वगैरह के घास पर बैठा न जाने क्या लिखने में मुनहमिक था। अभी बताती हूँ। वो जेरे लब बड़बड़ाई और फिर नीचे आकर वो छुपती छुपाती बाढ़ फैलांग कर उसके करीब आ गई। उसकी जानिब उसकी पुश्त थी और यूं भी वो कुछ इस तरह खोया हुआ था कि अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर लग रहा था। उसने आहिस्ता से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। रमल बेख्तियार उसके मुंह से निकला तो वो चौंक गई। फिर अचानक उसने झुककर वो डायरी उसकी गोद से उठा ली। ए वीनू की बच्ची! वो जैसे होश की दुनिया में लौट आया। ये क्या हरकत है? उसने देखा पूरे सफे पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, रमल रमल रमल, रमा, रमी। उसने पूरा सफा इसी नाम की तकरार से भर रखा था। इधर दो। उसने डायरी झपट्टा मारकर छीन ली। ये रमल कौन है? उसने पूछा तो अपने लहजे में दर आने वाली तलखी पर वो खुद भी हैरान रह गई। है कोई? वो बेपरवाही से घास उखेड़ने लगा। कौन है बताओ मुझे भी, वो जिद्दी लहजे में बोली। क्या करोगी जानकर? वो फीके लहजे में हंसा तो वो गौर से उसकी आंखों में झांकने लगी। आज वो बेतरह उदास नजर आ रहा था। दोस्त है तुम्हारी? वो पूछने लगी। दोस्त? हाँ, दोस्त ही थी। ठीक क्या मतलब? मर गई? वीनू, वो जैसे तड़प सा गया। ऐसे मत बोला करो, बगैर सोचे समझे। बहुत अजीज दोस्त है, वो तंजिया लहजे में बोली। हाँ, बहुत। वो उसका तंज समझे बगैर सादा से लहजे में बोला। कहाँ रहती है? उसे न जाने क्या हो रहा था। वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। वहीं बम्बई में। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगा, जैसे इस मौजू पर बात न करना चाहता हो। अभी उठी हो सोकर? उसने मौजू पलटा। हाँ, उसने उलझे बालों में उंगलियां फेरी। और तुम कहाँ गायब हो जाते हो? उसको अचानक याद आ गया। सुबह से कहाँ थे और अचानक ऐसे कहाँ चले जाते हो बगैर बताए? बस ऐसे ही, वो मुस्कुराया। सड़कों की खाक छानने निकल पड़ता हूँ। क्यों? क्या खो गया है तुम्हारा खाक में? दिल, वो जेरे लब बड़बड़ाया। क्या? उसने सुना नहीं। कुछ नहीं, चलो अंदर चलें, बड़ी सर्दी लग रही है। वो उठ खड़ा हुआ और वो चंद लम्हों पहले वाली बात भूलकर उसके पीछे चल पड़ी। न जाने उसे क्या हो गया था। उसकी मुस्कुराहट चहचहाहट को किसी की नजर लग गई थी। खामोश खामोश सा रहने लगा था वो। शाम को वो उसके साथ कोई गेम खेलने के बजाय लॉन में अपनी मखसूस जगह जाकर चुपचाप बैठा घंटों न जाने क्या सोचता रहता था। वो पिछले 4 दिन से उसके इस रूटीन को खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। मम्मी, क्या हो गया है सिकंदर को? बिलाखिर उसने सवालिया नजरें मम्मी पर जमाकर सवाल कर ही लिया। जवाब में मम्मी की सवालिया निगाहें आवान साहब पर जा टिकी। होता है भाई, होता है। वो सर हिलाकर मुस्कुराए। कभी कभी हर इंसान पर इसी तरह उदासी का एक दौर जरूर गुजरता है और फिर वो अपने घर और घर वालों से इतनी दूर है, याद तो आने ही लगती है ना। इतनी ही याद आ रही है तो चला जाए अपने घर, वो चिढ़कर बोली और फिर अपने ही लफ्ज पर उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का। मम्मी और पापा उसके चिढ़ने पर हंसने लगे और वो किसी और ही सोच में डूब गई।
दूसरे दिन वो शहला से मिलने आ गई। काफी अरसे से वो सिकंदर में इस तरह से गुम थी कि अपनी पुरानी दोस्तों को ही भूल गई थी। ओफो, शहला तंजिया बोली, आप भी इस दुनिया में आबाद हैं? अच्छा बस, वो उससे लिपट गई। तंजिया गुफ्तगू बिल्कुल नहीं चलेगी। बड़े मूड में है, शहला मुस्कुराई। ड्रैकुला चला गया क्या? वो हंसने लगी। अभी तक याद है? वो मुस्कुरा कर बोली, अरे वो मस्खरा कोई भूलने की चीज है। एक खबरदार जो उसे कुछ कहा है। शहला हैरानी से उसे देखने लगी। ये काया पलट कैसे? बस वो पता नहीं क्यों शर्मा गई। फिर काफी देर वो शहला को उसी के किस्से, उसी की बातें सुनाती रही और शहला मानीखेज मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती रही। और फिर उसकी मानीखेज मुस्कुराहट का मतलब समझकर वो खुद भी जोर से हंसती। वापसी पर वो निहायत खुश थी। वो एतराफ जो इतने दिनों से खुद से करने से भी डर रही थी, आज शहला के सामने खुद ब खुद ही हो गया था और इस एतराफ पर वो बेहद खुश थी। आज का दिन न जाने क्यों अच्छा लगता है। वो गुनगुनाती हुई अंदर बढ़ी तो उसकी निगाह खुद ब खुद लॉन की तरफ उठ गई। वो एक गहरा सांस लेकर रह गई। वो अपनी मखसूस जगह पर मौजूद था, सर्दी से बेनियाज, लेकिन आज वो कुछ देख रहा था। बड़ी महवियत से टिकटिकी बांधे उसने बड़ी महारत से अपनी खास जगह से बाढ़ पार की और उसके सर पर पहुंच गई। ओह, एल्बम! उसने झपट्टा मारा और एल्बम खींच ली। वो गड़बड़ा कर रह गया। वीनू, वीनू! उसके पीछे लपका तो हंसती हुई लॉन में उसको चक्कर देने लगी। प्लीज वीनू! वो 2 चक्करों में ही हाँपने लगा। ये मुझे वापस कर दो प्लीज। उसके लहजे में बेपनाह इल्तिजा थी और आज पहली बार वो उसके मुंह से हुक्मिया नहीं, इल्तिजाइया लहजा सुन रही थी। बड़ा ही भला लगा उसके कानों को। वो हंसती रही और भागती रही। फिर उसने दौड़कर लॉन अबूर किया। वो उसके पीछे ही भागा, फिर न जाने किस चीज से ठोकर खाकर गिर गया। वो एक लम्हे को रुकी, फिर भागती हुई अंदर आ गई। कमरे में आकर वो बेड पर बैठकर हाँपने लगी। है क्या जिस पर इतना मर रहा है? उसने पहला सफा खोला और उसकी नजरें सामने लगी तस्वीर में उलझ कर रह गईं। एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर शायद उसकी बेखबरी में उतारी गई थी, तभी वो इस कदर हंस रही थी। शहद रंग बाल उसके कांधों पर स्टेप्स की सूरत में बिखरे हुए थे। शरबती आंखें जैसे किसी अंदरूनी शरारत से जगमगा रही थीं। हंसते हुए वो बेपनाह हसीन लग रही थी। वो बड़ी महवियत से तस्वीर को तक रही थी कि वो हाँपता हुआ दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वीनू, ये अच्छी बात नहीं, वो खफकी से बोला था। कौन है ये? वो सर उठाकर पूछने लगी। रमल, वो हौले से बोला। तो तुम्हारे पास क्यों है इसकी तस्वीर? उसका लहजा थोड़ा सा जारहाना था। तभी वो चौंका। क्यों, दोस्तों की तस्वीर रखना जुर्म है क्या? मैंने कब कहा? वो शर्मिंदा सी होकर सफ़े पलटने लगी। आगे हर तस्वीर में रमल मौजूद थी, कहीं हंसते हुए, कहीं मुस्कुराते हुए, कहीं पोज बनाते हुए, कहीं बेखबरी में कोई दिलचस्प सी हरकत करते हुए। कई तस्वीरों में एक बेहद स्मार्ट सा लड़का उसके हमरा था। ये कौन है, इतना डैशिंग सा आदमी? उसने पूछा तो वो मुस्कुरा कर रह गया। बोलो ना, कौन है ये? इसका शौहर है। अल्लाह न करे, वो बेख्तियार बोला। दोस्त है इसका। बड़ी बेतकल्लुफ दोस्ती है। उसने तस्वीरों पर तबसरा किया। अचानक एक तस्वीर उसके सामने आई, उसी लड़के की करीब से ली गई तस्वीर। बड़ा जानदार मुस्कुराता चेहरा था। वो चंद लम्हे तस्वीर को घूरती रही, फिर जैसे एक चीख से निकल गई उसके मुंह से। अरे, ये तो तुम हो! वो हैरानी से बोली। ये तुम्हारी तस्वीर है ना सिकंदर? हाँ, उसने सर झुकाकर एतराफ किया। माय गॉड, और ये सारी तस्वीरें तुम्हारी थीं? बताया क्यों नहीं? वो हैरानी से उसे तकने लगी। बस देख रहा था, पहचानती हो या नहीं? कितना बदल गए हो, इतने प्यारे थे तुम। उसे यकीन नहीं आ रहा था। अगर रजा अंकल के इकलौते बेटे ना होते तो मैं यकीनन तुम्हारा जुड़वा भाई समझती इसे। वो आगे तस्वीरें देखने लगी, फिर एल्बम खत्म हो गई और वो आखिरी तस्वीर को घूरने लगी। जिसकी तस्वीर से एल्बम शुरू हुई थी, उसकी तस्वीर पर खत्म भी हो गई थी। हाँ, अलबत्ता ये आखिरी तस्वीर इन तमाम तस्वीरों से मुख्तलिफ थी जो उसने अभी तक देखी थी। उसमें वो दुल्हन बनी हुई थी। शॉकिंग पिंक काम वाले भारी से दुपट्टे से झांकता उसका चेहरा बेपनाह हसीन लग रहा था। ओह मेरे खुदा, वो सराहे बिना न रह सकी। किस कदर हसीन है ये। वो खामोश बैठा उसकी गोद में रखे एल्बम को
घूर रहा था। सामने से कैसी लगती है ये? उसने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक गया। हाँ, क्या कहा तुमने? वो बेख्याली में पूछने लगा। वो चुपचाप उसे देखे गई। अचानक ही बैठे बिठाए एक तकलीफ दे इंकिशाफ हुआ था उस पर। तुमसे क्यों नहीं हुई इसकी शादी? वो हौले से बोली तो वो उछल पड़ा। क्यों? मुझसे क्यों होती भला? क्योंकि तुम दोनों चाहते थे ये। अल्फाज उसके हलक में घुटने लगे। बिला वजह की बातें क्यों सोच लेती हो आखिर तुम? वो एल्बम उठाकर उठ खड़ा हुआ। बड़ी फजूल लड़की हो ईमान से। अपनी तरफ से बैठे बिठाए एक अफसाना खड़ लिया। वो झूठ बोलने की कोशिश करने लगा, जिसमें नाकाम हो गया तो तेजी से दरवाजा खोल कर निकल गया। वो सर झुकाए उसको जाता देखती रही। वो कॉलेज से आई तो मम्मी को बड़ा चहकता हुआ पाया। आ गई मेरी जान। उन्होंने उसे पकड़कर उसका माथा चूमा। क्या दूसरे शहर से आई हूँ मम्मी? वो हैरानी से बोली तो वो हंस दी। हाँ, अब तो दूसरे शहर से ही आया करोगी। दूर बैठा सिकंदर हंसा। क्या मतलब? वो उसके पास आकर धड़ से बैठ गई। मतलब राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगा। वो लहक लहक कर गाने लगा। उफ खुदाया, उसने कानों में उंगलियां ठूंस ली। इस कदर भौंडी आवाज पर ये हाल है तुम्हारा? अगर अच्छी होती तो न जाने क्या करते। क्या करता? फिल्म इंडस्ट्री में सफ़े अव्वल का गुलकार होता और क्या करता। बहरहाल ये भौंडा गाना फिल वक्त किस खुशी में गाया जा रहा है? अब ये भी मैं ही बताऊं क्या? वो उसके दुपट्टे का कोना मोड़ते हुए शर्माने की एक्टिंग करने लगा। बताते हो या लगाऊं एक? उसे हंसी आ गई। हाँ, तो बात खुशी की कुछ यूं है कि मोहतरमा मंकी के लिए एक अदद मंके का इंतजाम कर लिया गया है। क्या मतलब? वो उलझ गई। मुझे नहीं पता। वो बेनियाजी से कहकर अखबार पढ़ने लगा। उसने अखबार खींचकर दूर फेंक दिया। बात मत करना आइंदा मुझसे। वो गुस्से से बोलकर अंदर जाने लगी। ठीक है, अगर यही मर्जी है तुम्हारी तो ऐसे सही। वो पीछे से बोला। थोड़ी ही देर में वो खुद भी मुस्कुराता हुआ चला आया। क्या है? वो दरवाजे पर ही तन गई। क्या काम है? वो इत्मीनान से झुका और उसके हाथ के नीचे से गुजरकर अंदर आ गया। मुझे तो ऐसा कोई खास काम नहीं। हाँ, अलबत्ता तुम्हें कुछ पूछना था मुझसे। मुझे तो कुछ नहीं पूछना, वो बेनियाजी से बोली। फिर जाऊं? वो वाकई उठ खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, अब इतराओ नहीं, जल्दी बको। बात कुछ यूं है वीनू जी, आपके एक अदद मामू हैं, है ना? उसने रुककर तस्दीक चाही। हाँ, सिद्दीक मामू हैं। फिर ये कि उनका एक अदद खूबसूरत जवान बरसरे रोजगार बेटा है ना? क्या मतलब? वो एकदम समझ गई। वही मतलब है जो समझी है आप। वो शरारत से मुस्कुराया। ओह नो, इम्पॉसिबल। वो परेशानी से बोली। क्यों? ऐसी कौन सी नामुमकिन बात है इसमें? सुबह ही फोन आया था तुम्हारे मामू का कोयटा से। उन्होंने रिश्ता मांगा है तुम्हारा। क्या नाम है उसका? हाँ, काशिफ के लिए। फिर वो परेशानी से बोली। मम्मी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक दो दिन में जवाब देंगी। क्यों? तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? वो पूछने लगा। कुछ नहीं, तुम जाओ अब। वो बेहद परेशान हो गई थी ये खबर सुनकर। वो जानती थी कि काशिफ में कोई बुराई नहीं थी और एक साल पहले भी मामू ने रिश्ता मांगा था। तब उसे भी उस रिश्ते पर कोई एतराज ना था, बल्कि बहुत खुश हुई थी, क्योंकि काशिफ वाकई बेहद अच्छा लड़का था। फिर किसी अजीज की वफात की वजह से ये मामला दब गया था और अब एक साल के बाद मामू ने ये जिक्र छेड़ा था, जब उसके ख्यालात की रो बिल्कुल मुखालिफ सिमत में बह रही थी। वो रात तक इस मसले में उलझी परेशानी से इधर से उधर फिरती रही। फिर न जाने क्या हुआ, उसके कदम खुद ब खुद उसके कमरे की जानिब बढ़ गए। वीनू, तुम? दस्तक पर दरवाजा खोलकर वो हैरान रह गया। इतनी रात को? मैं अंदर आ जाऊं? आज जिंदगी में पहली बार उसका सामना करने से घबराई थी वो। उसकी पेशानी पर खुद ब खुद पसीना आ गया। हाँ आओ, उसने रास्ता दिया। क्या बात है, ये हवाइयां क्यों उड़ रही हैं मुखड़े पर? वो इस पे आदत उसके करीब बैठा तो गैर इरादी तौर पर वो थोड़ा सा खिसक गई। क्या बात है यार, ये मंकी फेस पर लाइटिंग क्यों नहीं है आज? सिकंदर, वो अपने अंदर हिम्मत पैदा करके बोली। क्या है? मुझसे शादी करोगे? हैं? वो यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। दीवानी हो गई हो क्या? मैं सीरियस हूँ। उसके लहजे की संजीदगी बरकरार थी। वीनू, दिमाग खराब हो गया है। वो हंस पड़ा।
काशिफ पसंद नहीं है तो ठीक है भाई, साफ तरीके से बता दो, ये खुराफात पकने की क्या जरूरत है। मैं इस वजह से नहीं कह रही, वो चिढ़ कर बोली। और अगर वो मुझे पसंद नहीं तो कोई मुझे मजबूर भी नहीं कर सकता उससे शादी करने पर, लेकिन मैं तुमसे। वीनू, वो खफकी से बोला और उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। सिकंदर प्लीज एक मर्तबा मेरी बात को संजीदगी से लेकर उसका जवाब दो। तुम्हारी इस बात को बिल्कुल बेवकूफाना और बचकाना बात है कि जो सामने खड़ा नजर आए उससे पूछ लो कि तुम शादी करोगे मुझसे। तुम मुझे सामने खड़े अचानक नजर नहीं आए हो, पिछले 4 महीने से तुम मेरी नजरों के सामने हो। सिकंदर मान लो मेरी बात। वीनू, जिस मकाम पर मैं तुम्हें देखता हूँ तुम उससे बहुत नीचे आ रही हो। मुझे किसी मकाम की परवाह नहीं है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं सिर्फ तुम्हारे कदमों में रहना चाहती हूँ। ओह यू शट अप। उसे शदीद गुस्से में आज उसने पहली बार देखा था। कितना सूट करता था उस पर गुस्सा। अब चली जाओ तुम। क्यों? आखिर क्यों मुझसे भाग रहे हो तुम? वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बुराई है मुझ में? तुम में कोई बुराई नहीं है। उसने मुंह फेर लिया। लेकिन किसी लड़की में कोई बुराई ना हो तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं किसी या कोई लड़की नहीं हूँ। वो फिर से चीखी। क्या मेरी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है? अहमियत है। वो दूर जा खड़ा हुआ। बिल्कुल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकलता कि मैं तुमसे शादी कर लूं। सिकंदर, तुम साय के पीछे कब तक भागोगे? क्या मतलब? मतलब ये। वो उसके बिलमुकाबिल आ खड़ी हुई। वो एक शराब थी, मैं एक हकीकत हूँ। वो कौन? उसका हौसला जवाब देने लगा। किसकी बात कर रही हो? रमल की। सिकंदर, एक मर्तबा मुझे उसकी जगह देकर तो देखो। अलवीना। उसका हाथ तड़ाक से उसके गाल पर पड़ा। फिर उसका बाजू पकड़कर वो खींचता हुआ उसे दरवाजे तक लाया और उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। वो कितनी ही देर खामोशी से उसकी चौखट पर बैठी रही, फिर थके थके कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दूसरी सुबह उसकी आंख न जाने कब खुली। वो चित पड़ी छत को तकती रही। रात के वाकयात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसे यूं लग रहा था जैसे उसने कोई ख्वाब सा देखा हो। ओह गॉड। वो उठ बैठी। सुबह उठकर खुदा को याद करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अरबी जबान इस्तेमाल करो तो ज्यादा अच्छा है। उसे उसकी बात याद आ गई। वो बेख्तियार कलमा पढ़ती हुई उठी। नहाकर वो नीचे आई तो मम्मी बैठी अखबार पढ़ रही थीं। घर में गैर मामूली सन्नाटा छाया था। मम्मी, सिकंदर कहाँ है? सुबह उठकर ये बात पूछना उसके मामूलात में शामिल हो गई थी। तुम्हारे पापा के साथ गया है। कह रहा था कि उनका ऑफिस देखना चाहता है। ओह, उसने गहरा सांस लिया। साफ जाहिर था कि वो उससे बचने की कोशिश कर रहा था, उसका सामना नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हें अपने हार जाने का डर है सिकंदर रजा? उसने ख्यालों में उसे मुखातिब किया। हाँ, अगर मुझे अपने जीत जाने का यकीन है तो जाहिर है कि तुम्हें हार जाने का ही डर होगा। क्या सोचने लगी? मम्मी ने उसे मुखातिब किया। हाँ, कुछ नहीं। वो कप की तरफ मुतवज्जा हुई। कुछ देर बाद मम्मी दोपहर के खाने में मसरूफ हो गईं और वो अपना जर्नल मुकम्मल करने बैठ गई। अचानक ही फोन की बेल बजी तो वो चौंक गई। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। हेलो, ये मिस्टर सफ्तर आवान साहब का घर है? दूसरी जानिब कोई अजनबी था। जी, आप कौन? मैडम, मेरा नाम शेखर है, फ्रॉम इंडिया। एक बात कंफर्म करना थी। क्या मिस्टर सिकंदर रजा आपके घर क़याम पजीर हैं? जी हाँ। ओह थैंक्स गॉड। दूसरी तरफ जो कोई भी था बेख्तियार बोला। आप कौन साहब हैं? वो पूछने लगी। मैडम, मैं उसका दोस्त हूँ। तकलीफ ना हो तो बात करा दीजिए। इस वक्त तो वो नहीं है। कोई मैसेज? जी बिल्कुल, उनसे कहिएगा कि शेखर उन्हें तलाश कर चुका है, लिहाजा वो नेशनल होटल रूम नंबर 302 में पहुंच जाएं। क्या मतलब? वो ना चाहते हुए भी बोल पड़ी। वो आपसे छुप कर आए हैं? वो मुझसे क्या, वो तो अपनी जिंदगी से छुप रहा है। शेखर के लहजे में तलखी खुल गई। बहरहाल उसे मेरा पैगाम जरूर दे दीजिएगा। नेशनल होटल रूम नंबर 302। ओके, वो बोली और सिलसिला मुनक़ता हो गया। शाम को वो पापा के साथ ही वापस आया और उन्हीं से मुखातिब रहा। सुनो,
पापा एक जरूरी कॉल अटेंड करने उठे तो उसने उसे मुखातिब किया। तुम्हारा फोन आया था। मेरा फोन? वो हैरानी से बोला। किसका था? शेखर का, वो इत्मीनान से बोली। वो बुरी तरह उछल पड़ा। शेखर का? कहाँ से? इंडिया से? नहीं, यही कराची से। वो उसे शौक पर शौक दे रही थी। वो गड़बड़ा कर रह गया। वो कैसे आ गया यहाँ? मुझे क्या पता। बहरहाल वो नेशनल होटल रूम नंबर 302 में ठहरा हुआ है, मिलना चाहता है तुमसे। उसी लम्हे पापा आ गए। वो दोनों ही खामोश हो गए। फिर उसका अंदाजा ठीक निकला। खाने के फौरन बाद वो फोन की तरफ बढ़ा था। उसने कुनखियों से पापा की तरफ देखा। वो खबरनामे में मसरूफ थे। मम्मी पहले ही नमाज पढ़ने उठ चुकी थी। वो जल्दी से उठी और भागती हुई पापा के कमरे में आ गई। वो एक बेहद गैर अखलाकी हरकत करने जा रही थी। डायलिंग बेल बंद हुई तो उसने एक्सटेंशन उठा लिया। हेलो, नेशनल होटल। वो बात कर रहा था। मिस्टर शेखर, रूम नंबर 302, जरा जल्दी बात करवाएं। चंद लम्हे बाद उसने वही आवाज सुनी जो सुबह सुन चुकी थी। शेखर स्पीकिंग। गधे, तू क्या कर रहा है यहाँ? वो दबी दबी आवाज में बोला। तू क्या समझता है सस्पेंस सिर्फ तू ही फैला सकता है? वो खफकी से बोला। डैडी को पता चल गया मैं यहाँ हूँ? उन्हें कैसे पता चलता? शेखर बोला। मैंने ही मुश्किलों से पता चलाया कि तूने टिकट कहाँ का लिया था। फिर बहानों बहानों से अंकल से पूछा कि पाकिस्तान में उनका करीबी अजीज कौन है, यहाँ आकर कितने दिन ख्वार हुआ। बस बस बस, ये बता आया क्यों है? रॉकी, तू क्यों जिंदगी से भाग रहा है? मैं? सिकंदर हंसा। अरे यार, जिंदगी खुद कब की रुखसत हो चुकी मुझसे। एक हस्ती की सजा तू इतने सारे लोगों को नहीं दे सकता। मैं किसी को क्या सजा दूंगा यार? मैं तो खुद सजा भुगत रहा हूँ। जाने अभी और कितने दिन हैं। मैं तुझे लेने आया हूँ, वो फैसला कुन लहजे में बोला। हाँ यार, वो थके थके लहजे में बोला। चलूंगा, अब तो यहाँ भी। क्या हुआ है यहाँ? कुछ नहीं। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। अच्छा रॉकी, कल आएगा ना? वो पूछ रहा था। अचानक उसने बाहर कदमों की आवाज सुनी। पापा आ रहे थे। जल्दी से रिसीवर रखकर वो बाहर निकल आई और लाउंज में बैठा वो अभी तक धीमी आवाज में बात कर रहा था। फिर काफी देर तक वो फोन पर बातें करता रहा और वो अपने अंदर एक बेचैनी महसूस कर रही थी। न जाने क्या बातें कर रहा था वो। बहरहाल बहुत कुछ वो मालूम कर चुकी थी। पापा, मैं वापस जा रहा हूँ। 2 दिन बाद डिनर पर उसने ऐलान किया। 4 महीनों में वो भी उन्हें पापा कहने लगा था। विंकी के हाथ से चमचा गिर गया। पापा और मम्मी भी हैरान हो गए थे। यूं अचानक? पापा बस इतना ही कह सके। जी, वो हौले से बोला। डैडी ने बुलाया है। वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। वो उससे भाग रहा था, उसकी वजह से जा रहा था। अच्छा? पापा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। वो तो जैसे इस घर का एक फर्द बन गया था। मम्मी और पापा तो भुला ही बैठे थे कि एक दिन उसने जाना है। कुछ दिन रुक जाते बेटा। मम्मी भी बेतरह उदास हो रही थी। कम से कम विंकी की मंगनी तक। चमचा उसके हाथ से दोबारा गिर गया। बस आंटी, वो हौले से मुस्कुराया। अब आप लोग आइएगा, विंकी और उसके शौहर के साथ। वो कुर्सी घसीट कर उठ खड़ी हुई और पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दूसरे दिन मम्मी और पापा जबरदस्ती उसको लेकर शॉपिंग कराने चले गए। वो ना करता ही रह गया, लेकिन मम्मी पापा की मोहब्बतों के सामने उसे झुकना ही पड़ा। उन्होंने उसे भी कितना ही कहा, लेकिन वो साफ इनकार कर गई। वो मुकम्मल तौर पर रूठी हुई थी सारे जमाने से, खुसूसन उस सितमगर से जो मजे से उसकी हंसती मुस्कुराती दुनिया को अंधेर करके चलता बना था। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, उसने जैसे खुद से कहा और नेशनल होटल का नंबर मिलाया। चंद लम्हों बाद वो शेखर से मुखातिब थी। सुनिए, आप अकेले वापस चले जाएं। वो छूटते ही बोली। क्या मतलब? आप कौन हैं? मैं अलवीना आवान हूँ, उसने अपना तारुफ कराया। और मैं चाहती हूँ कि आप सिकंदर को यहीं छोड़ जाएं। क्यों? क्योंकि बस मैं चाहती हूँ, इसलिए। उससे कोई जवाब न बन पड़ा। आप कितने दिन रख लेंगे उसे? वो उदासी से बोला। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। क्यों? फिर क्या होगा? वही जो उसकी किस्मत में लिखा है। मैं बुझारतों की आदी नहीं हूँ मिस्टर शेखर। वो झुंझला गई। अलवीना देवी, आपको खबर नहीं है,
रॉकी सिर्फ चंद दिन का मेहमान है, उसे कैंसर है। कैंसर नहीं, वो थर्रा गई। झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो, झूठे। मैं सच कह रहा हूँ देवी जी, उसने खुद अपनी मौत को गले लगाया है। अच्छा खासा इलाज छोड़कर भाग आया है, जिंदगी से छुप रहा है। उसके लहजे में दोस्त का दर्द बोल रहा था। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपने गालों पर नमी महसूस की, क्योंकि जिसे वो अपनी जिंदगी समझता था वो ही उसे छोड़ गई। रमल? उसके लबों से फिसला। जी हाँ, वही रमल। दोस्त थी वो हमारी। फिर मंगनी हो गई उसकी रॉकी से। बड़े खुश थे दोनों, एक दूसरे में गुम। तब ये मनहूस इंकिशाफ हुआ कि रॉकी को कैंसर है। डॉक्टर्स कहते थे कि 50-50 चांस है, ठीक भी हो सकता है और नहीं भी, और वो लड़ सकता था मौत से, हौसला था उसमें। पर वो रमल, वो मोहब्बत के दावे करने वाली बड़ी बुज़दिल निकली। उसने फौरन एक दूसरे लड़के से शादी रचा ली। बकौल उसके, उसको सिकंदर की बीवी बनने का शौक था, उसकी बेवा बनने का नहीं। बस अलवीना देवी, वहीं से हारा था वो, तभी से हार गया वो। वो बोलते बोलते चुप हो गया। आप सुन रही हैं ना देवी जी? जी, वो हौले से बोली। फिर रॉकी ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया। माँ बाप, डॉक्टर्स, दोस्त सब हार गए, समझा समझा कर थक गए। डॉक्टर्स कहते थे इलाज के बगैर तो ये 6 महीने भी मुश्किल से जी पाएगा, और ये कमीना जलील शख्स सबकी मोहब्बतों को, सबकी दुआओं को ठोकर मारकर भाग आया वहां से, उस बेवफा लड़की के लिए। वो बोलते बोलते थक गया था। वो चंद लम्हे रिसीवर को घूरती रही और फिर उसको क्रैडल पर डाल दिया। वो लोग लौटे तो वो उन्हें अपने कमरे में मिली, बेजान लाश की मानिंद। वो कारपेट पर पड़ी हुई थी, तेज बुखार में भुंकती हुई। डॉक्टर ने बताया कि किसी शदीद सदमे का असर है। न जाने कब तक वो यूं ही बेहोश पड़ी रही। कितने घंटों बाद उसे होश आया था, उसे खबर न थी, और होश आया तो वो बाजी हार चुकी थी, वो जा चुका था। सिकंदर, सिकंदर को बुला दे मम्मी, उसके नहीफ लहजे में खौफ बोल रहा था। सिकंदर चला गया है चंदा। उन्होंने मोहब्बत से उसके उलझे बालों में उंगलियां फेरी। तुमसे मिलकर जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था जब तक तुम खुद न जागो तुम्हें डिस्टर्ब न किया जाए। कब? वो तड़प कर उठ गई। कब गया वो? अभी अभी गया है। मम्मी उसके रवैये पर हैरान थी। 11:30 बजे की फ्लाइट है। उसकी नजरें वॉल क्लॉक में उलझी। अभी 15 मिनट थे। उसके जिस्म में जैसे बिजली भर गई। फुर्ती से उठकर वो भागी। विंकी! मम्मी के मुंह से चीख निकली। रुक जाओ मेरी बच्ची, कहाँ जा रही हो? और वो पागलों की तरह भागती हुई कार में जा बैठी। सफ्तर, सफ्तर, विंकी को देखो, उसके पीछे जाओ। मम्मी ने दीवानों की तरह से आवान साहब को झंझोड़ा। उसको खबर नहीं थी कि वो कैसे कार ड्राइव कर रही है, कितने लोग उसकी कार के नीचे कुचलने से बचे हैं, कहाँ कहाँ लोगों ने उसे गालियां दी हैं। वो तो बस पागलों की तरह खुद से मुखातिब गाड़ी दौड़ाए जा रही थी। रुक जाओ सिकंदर, रुक जाओ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मेरी मोहब्बतों में इतनी ताकत है कि वो खुदा से तुम्हारी जिंदगी मांग लें, लेकिन एक बार एतबार तो करो इनका। प्लीज रुक जाओ। गाड़ी ने बड़ी जोर से ब्रेक लगाए। वो भागती हुई आगे बढ़ी तो सिकंदर लाउंज में जाता नजर आया। सिकंदर! वो उसके सामने आ गई। रुक जाओ सिकंदर, उस पर दीवानगी तारी थी। ना ये मर्ज लाइलाज है, ना एक लड़की के ना मिलने से दुनिया खत्म हो जाती है। ये बुज़दिली है सिकंदर। उसने सिकंदर को झंझोड़ डाला। सिकंदर बुत बना उसे देख रहा था। वो कांच की तरह नाजुक लड़की इस वक्त कितनी मजबूत नजर आ रही थी। सिकंदर को कई बार उस पर रमल का धोखा हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा वाज़ेह होकर सामने आ चुका था। वो रमल नहीं थी, वो तो बहुत बहादुर थी, जिंदगी का मुकाबला करने वाली, दुखों को शिकस्त देने वाली। उसने क्यों समझ लिया था कि रमल नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है? रमल तो बहुत कमजोर थी। विंकी, मेरे चंदा, क्या हो गया? आवान साहब उसके करीब पहुंच चुके थे। वो उसकी कैफियत समझ चुके थे। पापा, सिकंदर को रोक लें, वो बहुत दूर का मुसाफिर है। एक बार चला गया तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। वो हिचकियां लेते हुए बोली। सिकंदर बेटे, वापस चलो, जिंदगी तुम्हें बुला रही है, आवान साहब ने गंभीर लहजे में कहा। सिकंदर जिंदगी का ये बुलावा रद्द नहीं कर सकता था। जिंदगी जो बहुत खुश रंग थी,
بہت دل فریب، پیار کے رنگوں سے بھرپور، محبت کی روشنیوں سے معمور، وہ دور کا مسافر لوٹ آیا تھا، صحت کی طرف، زندگی کی طرف۔